Hello children, welcome you again in my history civics class. In my last two videos, I was completed the sources of Mauryan Empire and about the Chandragupta Maurya, Bindusar and Ashoka. Now today I am going to discuss the administration of Mauryan Empire, pan-Indian characters. Students, it was the first time in ancient history during the Mauryan Empire the Chandragupta Maurya established the vast empire. अभी तक मौर्य अंपायर से पहले किसी भी किंगडम ने किसी भी डायनेस्टी ने इतनी बड़ी अंपायर स्टैब्लिश नहीं की थी जितनी बड़ी अंपायर चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू स्टैब्लिश की गई। दिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य किंग बना, उसके बाद उसके बेटे बिंदुसार ने उस पोजीशन किंग की पोजीशन को संभाली। देन आफ्टर द अशोक से पहले जो दो किंग थे मौर्यन अंपायर के, इन लोगों ने अभी तक कलिंगा को जीता नहीं था, लेकिन अशोक ने अपने विक्ट्री एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए उसने कलिंगा को भी अपने राज्य में शामिल किया, अपने स्टेट में शामिल किया। उसके बाद अशोक के टाइम में ये मौर्यन एम्पायर और भी ज्यादा स्टैब्लिश हो गया। तो ये जो पैन इंडियन कैरेक्टर्स है, मीन्स पैन इंडिया इज इंडिकेटिंग द फैक्ट दैट दिस एम्पायर literally covered all of the Indian region. The Mauryan Empire was one of the largest empires of the world in its time. At its greatest extent, the empire stretched to the north along the natural boundaries of the Himalayas, to the east into Assam, to the west into Baluchistan, and the Hindu Kush mountain of what is now Afghanistan. The empire was expanded into India, central and the southern regions by the emperors Chandragupta, Bindusar and by the Ashoka. Now in this topic, the main things is the chief advantages of the pan-Indian characters. इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, what is the chief advantage of the pan-Indian characters of the Mauryan Empire? Now, अभी तक Mauryan Empire से पहले उस टाइम के जितने भी छोटे छोटे किंग थे, वहां पे स्मॉल स्टेट थे। तो उन स्मॉल स्टेट्स को जब कोई भी फॉरेन अटैकर्स अटैक करते थे तो वो आसानी से विन कर लेते थे, क्योंकि वो यूनाइट नहीं थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया तो उससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट हुआ, एंड देन जितने भी स्मॉल स्टेट थे वो इंड हो गए। तो फर्स्ट पैन इंडियन कैरेक्टर्स के एडवांटेजेस कि इट मार्क द एंड ऑफ स्मॉल स्टेट्स। नाउ सेकंड, इट हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग ट्रेड लिंक्स विद द फॉरेन कंट्रीज। जब इतनी बड़ी एम्पायर स्टैब्लिश हुई तो ये और भी दूसरे कंट्री से टच में हुआ, तो इससे ट्रेड बड़ी तेजी से मीन्स इफेक्ट में आया। Now it made India strong and helped the Mauryan. Third point, it made India strong. Pan-Indian characters means इतना vast empire establish करने की वजह से क्या हुआ कि इसने एक strong India दिया, means एक ऐसा empire establish हुआ जो अपने आप में strong था, and helped the Mauryan and helped the king face फॉरेन अग्रेशन सक्सेसफुली। और वो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजीली वो फॉरेन अग्रेशन को सक्सेसफुली वो विन कर लेते थे, क्योंकि ये वर्स्ट अंपायर था। दूसरा किंग इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता था। इंडियन किंग की बात कर रहे हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट, चीफ एडवांटेजेस ऑफ द पैन इंडियन कैरेक्टर्स आफ्टर अशोका विक्ट्री ओवर कलिंगा। ये हम सब जानते हैं कि जब कलिंगा को अशोका ने विन कर लिया तो उसके बाद इसकी एटीट्यूड चेंज हो गई। वॉर करने की जो पॉलिसी थी इसने तुरंत चेंज कर दिया और वहां पे इसने रिलीजन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, वेलफेयर पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि जब कलिंगा वॉर, इतने बड़े अंपायर जब स्टैब्लिश हुआ, कलिंगा वॉर के बाद इसमें कलिंगा भी मौर्यन अंपायर में शामिल हो गया अशोका के द्वारा। जब इतना बड़ा अंपायर स्टैब्लिश हुआ तो
इसमें अशोक ने पूरी की पूरी अपने सोसाइटी पे, अपने पीपल्स के, अपने जो मीन्स उस स्टेट में जो रहने वाले लोग थे उस पे उसने प्रॉपर अटेंशन पे की। उनके इकोनॉमिक लाइफ को, सोशल लाइफ को उसने बिल्कुल अच्छे से प्रोग्रेस किया, उनको डेवलप किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जितने भी किंग मौर्यन एम्पायर में आए वो इतने बड़े एम्पायर को कैसे रन करते थे, उनपे कैसे अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कराते थे और वो किस तरीके से सिक्योरिटी को देखते थे। तो उस समय मौर्यन एम्पायर में, अशोक से पहले मौर्यन एम्पायर में ये 4 प्रोविंसेस थे, मींस ये 4 स्टेट थे। फर्स्ट वन इज द मगध, इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। सेकेंड गंधार, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। थर्ड अवंती, इसकी कैपिटल थी उज्जैन। एंड द लास्ट वन साउथर्न प्रोविंसेस, इसकी कैपिटल थी स्वर्णगिरी। कलिंगा एंड इट्स कैपिटल तोसाली। ये जो लास्ट में जो स्टेट दिया हुआ है कलिंगा, ये अशोका के द्वारा ऐड किया गया मौर्यन एम्पायर में। मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द civil administration and second one is the military administration. In the civil administration, 2 type government is there, the central government and the provincial government. Administration, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कहां से? अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, एंड मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका। इन 2 बुक से हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है कि उस टाइम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मेंटेन होते थे। नाउ इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट मैं पहले बता दिया हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन गवर्न करेगा, वो किसके अंडर में गवर्न होगा? वो किंग के अंडर में गवर्न होगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो किसके अंडर में गवर्न होंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र। नाउ हियर पूरे एम्पायर का जो मेन हेड होगा वो कौन होगा? किंग। द किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द एम्पायर। ही वाज king was also the supreme judge. All the decision taken by the king, each and every decisions, means the ministers also takes the helps of the king, and ministers also gives the ideas. इतने बड़े अंपायर का हेड किंग होता था। ऑल द डिसीजन टेकन बाय द किंग, बट किंग एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको मंत्री परिषद भी कहते थे। This council of ministers means मंत्री परिषद headed by the prime ministers. ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। At the central level, the king was assisted by the council of ministers, मंत्री परिषद headed by the prime minister. Now, each minister was responsible for his department. अब जितने भी मिनिस्टर होते थे उनके पास अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स होती थी और वो अपने डिपार्टमेंट्स के हेड होते थे। The Council of Ministers included चीफ पुजारी, पुजारी को पुरोहित भी कहते थे। दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एग्जांपल, एक पोस्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है सेनापति, who advised the king on matters related to the war and peace. Then the head of treasurer means जो खजाने का मालिक होता था, जो हेड होता था, उस मिनिस्टर को कहते थे सन्निधाता। समाहर्ता ये टैक्स डिपार्टमेंट का हेड था। इसी तरह और भी डिपार्टमेंट के हेड थे, जिसमें अकाउंटेंट जनरल, वन इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, सुपरिटेंडेंट ऑफ द माइंस, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोर्ट्स, कंट्रोलर ऑफ कॉमर्स, एज वेल एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द वेट एंड द मेजर्स। तो ये सारे मंत्रिपरिषद थे एट द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये मंत्रिपरिषद जरूरत पड़ने पे किंग को असिस्ट करते थे, उनको एडवाइस देते थे। बट मीन्स
किंग इन सारे एडवाइस को माने या ना माने, ये सारे किंग के ऊपर डिपेंड था। नाउ ये हो गया। नाउ सेकेंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मौर्यन एम्पायर के टाइम का, उस टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे रन करती थी, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट कैसे रन करती थी। स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट का हेड होता था उसको उस टाइम में कुमार या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था। ना अशोका ने अपने टाइम में इसमें कुछ चेंजेस किए प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। ड्यूरिंग द अशोका टाइम द कुमार वॉज असिस्टेड बाय द गवर्नर महामात्र। पहले हेड कौन था? पहले स्टेट गवर्नमेंट का हेड होते थे कुमार या फिर आर्यपुत्र, और वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होते थे? वो डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे किंग के कंट्रोल में। लेकिन अशोका के टाइम में हेड कौन होगा? स्टेट का हेड कुमार या फिर आर्यपुत्र होंगे, लेकिन वो अब उनको सलाह देने वाला कौन होगा? गवर्नर होंगे, महामात्र होंगे। According to the some rock edicts, the pillar edicts of Ashoka, besides the Mahamatra, other officers took active part in the administration of the provinces. महामात्र के अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कुछ और भी ऑफिसर्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल प्रदेशिका, कलेक्टेड टैक्स। सेकेंड नेम राजुका, perform the functions of the modern day Tehsildar. Yukta was the treasurer. Now, district administrations. It is written here, the provinces were divided into districts called Janpadas. Their administration was looked after by the Pradeshika, Rajuka and Yukta. इसके एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखते थे? प्रदेशिका देखते थे, या फिर राजुका या फिर युक्ता देखते थे। Now the administration of the cities. The important cities, the capital of provinces as given earlier, had their own administrative system. The head of the city was called the Nagar Adhyaksh. According to the Megasthenes, the administration of Patliputra, the capital city of the Mauryan Empire, was looked after by the committee of 30 members. Cities के नाउ द रेवेन्यू सिस्टम, उस टाइम के रेवेन्यू सिस्टम कैसे थे? टैक्स की क्या कंडीशन थी वहां पे, टैक्स की क्या व्यवस्था थी? एंड रेवेन्यू was the chief source of income in the Mauryan Empire. It was 1/6 to 1/4 of the produce. लैंड में जो भी कुछ प्रोडक्शन होता था, जो भी कुछ प्रोड्यूस किया जाता था, उसका 1/6 और 1/4 टू टाइप्स के टैक्स मेंशन किए गए हैं, बाली एंड भागा। अशोका के एडिक्ट्स में टू टाइप के टैक्स मेंशन किए गए हैं, भागा एंड बाली। भागा was the levied on agriculture produce and the cattle at the rate of 1/6, and Bali was a religious tribute. मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अशोका एडिक्ट्स में टू टैक्सेस मेंशन किए गए हैं, बाली एंड भागा। इसमें जो भागा होता था, ये भागा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगते थे या फिर कैटल रेयरिंग पे, और ये 1/6 थे उस टाइम की ड्यूरेशन में। नाउ विंसेंट स्मिथ के अकॉर्डिंग जो बाली होता था, जो एक टाइप का टैक्स था उस टाइम में, वो रिलीजियस ट्रिब्यूट था, वो रिलीजियस टाइप का टैक्स था। टोल टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल्स व्हिच वर ब्रॉट फॉर सेल। टैक्सेस वर levied on liquor shops and gambling houses. Some taxes were collected from forest and mines. From the revenue collected, the state provide various facilities like roads, irrigation, hospitals, and they meet other expenses of the states. Now next topic, Ashoka Dhamma. What do you mean by the Dhamma? The Dhamma, as described in Ashoka Edicts, is not a religion or religious system, but a moral law, a common code of conduct, or
and ethical order, which is a common meeting ground of all religions. अशोका ने रॉक एडिक्ट्स में कुछ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बताया, कुछ एथिकल ऑर्डर्स बताया, कुछ मॉरल वैल्यूज बताए, जिसको पूरे की रिलीजन्स को फॉलो करना होता था। अशोका के इस धर्म का क्या प्रिंसिपल थे? धम्मा हियर मीन्स धर्म। अशोका के ये क्या प्रिंसिपल्स थे धर्म के लिए? फर्स्ट, रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। जो धम्मा का प्रिंसिपल था, द फर्स्ट प्रिंसिपल, respect to elders and love to children. Ahimsa or non-violence. Good deeds or good karma would give happiness to man in the next birth. He taught to people to respect all religions. He disapproved empathy rituals. Next point, impact of Dhamma or Ashoka, Ashoka's imperial policies. जब धम्मा की पॉलिसीज प्रिंसिपल्स अप्लाई किया गया तो लोगों में क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, उसका इम्पैक्ट पड़ना है। तो फर्स्ट, रिलीजियस यूनिटी। जब अशोका ने अपनी धम्मा की पॉलिसीज को अडॉप्ट फॉलो कराया लोगों से, तो रिलीजियस यूनिटी देखने को मिला। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स फॉलोड देयर एम्परर पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। सेकेंड, moral values. People under the influence of Dhamma started living in a moral life. Third, end of crimes. अशोका ने जब धम्मा के प्रिंसिपल्स को फॉलो कराया तो क्राइम्स धीरे धीरे एंड होने लगे। द पॉलिसी ऑफ अहिंसा डिड हैव अ ग्रेट मॉरल इम्पैक्ट ऑन पीपल। फोर्थ वन, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी इंक्रीज हुई with the policy of conquest and divorce having comes to an end. Ashoka's Dhamma helped officials to undertake public welfare and public work schemes. This resulted in prosperity and helped people to lead a peaceful life. तो ये सारे impact हैं धम्मा के। Now your chapter 4 completed. Thank you so much.